वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जेट एग्जाम 2024 जीपीएससी नए जेट एग्जाम जो कि आप झारखंड पात्रता परीक्षा कहते हैं, और झारखंड में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको जेट क्वालिफाई करना है, और पीएचडी में भी एडमिशन लेना है उसके लिए भी आपको जेट क्वालिफाई करना है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसका एक टेंटेटिव एग्जाम डेट्स आपका जून में होना था, लेकिन अभी आपका जून में नोटिफिकेशन आएगा। आपका एग्जाम आप कब होगा? अगस्त में एग्जाम होने की संभावना है। तो इसके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर स्टार्ट है, और फिर से एक नई क्लासेस में स्वागत है। और नई क्लासेस हम लोग किसका कर रहे हैं? पेपर वन का। पेपर वन जो कि सभी के लिए कंपलसरी होगा। पेपर वन आप सभी के लिए कंपलसरी होगा, चाहे आपका विषय कुछ भी रहे, साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का सब्जेक्ट हो, है ना, या चाहे फिर आर्ट्स आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, सभी के लिए पेपर वन होता है। और पेपर वन आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। तो पेपर वन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर वन का यूनिट 10, अभी हम लोग यूनिट 10 को देख रहे हैं। यूनिट 10 जो कि अंतिम है, लास्ट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट हमारा टॉपिक है, और उसी से हम लोग स्टार्ट करें, लास्ट से हम लोग फर्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्टिंग क्लास है वो आपका पहले करा दें, इससे आपको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि लगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे मूल अधिकार, यूनिट 10 है हमारा, देख लीजिएगा सिलेबस का यूनिट 10 है ये। आज हम लोग देखेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यानी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, और वो जो सिलेबस में जितना चाहिए उतना ही पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं जाना है। ये नहीं कि हम एम लक्ष्मीकांत लेकर यहाँ पर बैठ जाएंगे, नहीं, वैसा नहीं करना है, क्योंकि आपको यूपीएससी नहीं देना है, आपको देना है जेट। तो चलिए, मूल अधिकार सबसे पहले क्या होता है? मूल, है ना, मूल क्या होता है अलग समझना, अधिकार तो आप समझ रही हैं। तो बेसिकली मूल अधिकार क्या होता है? लोगों के जीवन के लिए मौलिक समझे जाते हैं, यानी इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लोगों के लिए मौलिक समझे जाते हैं, बहुत ही जरूरी, नितांत ही जरूरी, यानी जीवन जीने के लिए जो बिल्कुल ही जरूरी अधिकार होने ही चाहिए लोगों को, उसे ही हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। इसके बिना फिर वो जीवन नरकीय है ना, इसके बिना जीवन नरकीय है। नागरिकों की दृष्टि से यह सकारात्मक है, और राज्य की दृष्टि से नकारात्मक है। इसको हम लोग समझेंगे। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव। तो नागरिकों की दृष्टि से सकारात्मक कैसे है? इसलिए है क्योंकि नागरिकों को मिलता है, नागरिकों के जीवन में जो कर सकते हैं, उनको उनको अधिकार मिलता है। इसके माध्यम से वो उनका अपना शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और वो आगे बढ़ सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लाइफ को, यानी पॉजिटिव है उनके लिए, सकारात्मक है। लेकिन बहुत सारे मामलों में राज्य के लिए नकारात्मक है, क्योंकि जब राज्य किसी कार्य को, किसी कह सकते समाज के लिए कुछ करता है, अपने लिए, राज्य के अपने कह सकते हित के लिए, अगर वहाँ किसी के मूल अधिकार का हनन हो जाता है, तो वो फिर आवाज़ उठा के कहाँ जाता है? न्यायपालिका के पास। और न्यायपालिका हो सकता है सरकार के उस काम को रोक लगा दे, यानी सरकार के लिए नकारात्मक है, और पब्लिक के लिए क्या है? सकारात्मक है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से क्या नागरिकों की दृष्टि से सकारात्मक है लेकिन सरकार के लिए नकारात्मक है? मूल अधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। इस प्रकार के प्रश्न आपसे घुमाकर भी पूछा सकता है। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में। मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहले जो विकास हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। लेकिन यहाँ कह सकते हैं उस तरीके से नहीं जैसे ब्रिटेन के बाद जब अमेरिका में मूल अधिकार, तो वो लिखित रूप से आया, है ना, लिखित रूप से आया, और ब्रिटेन उस मामले में पीछे रह गया। लिखित रूप से मूल अधिकार किसने दिया? अमेरिका ने। 1215 ईस्वी में ब्रिटिश जनता ने 1215 में ब्रिटिश जनता ने सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मेग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। तो जो मूल अधिकार दिया गया था ब्रिटेन में, वो किस रूप में दिया गया था? मेग्ना कार्टा, यानी प्राचीन काल में ब्रिटेन के लोगों को जो अधिकार था, वो अधिकार हमें फिर से मिलनी चाहिए। इसके लिए डिमांड रखा गया किस पे? जो ब्रिटिश सम्राट थे, जॉन। ब्रिटिश सम्राट जॉन के पास डिमांड रखा गया, और उसको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया, और इसीलिए उसको ब्रिटिश मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1215 में। तो वर्ल्ड में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का कह सकते हैं आरंभ इसी घटना को माना जाता है। इसीलिए ब्रिटेन को मूल अधिकारों का जनक कहा जाता है, या पहली बार मूल अधिकार ब्रिटेन में ही दिए गए थे। भारतीय नागरिकों के
मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य है, उनको आपको जरूर याद रखना चाहिए। चलिए, सब पहला पॉइंट है, भारत में जो मूल अधिकार मिला है यह किस देश से लिया है? अमेरिका से। भारत में मूल अधिकारों का भारतीय संविधान में समावेश किया गया है, तो वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका का, है ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और वहां पे जो मूल अधिकार है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में जो मूल अधिकार है, उसको वहां क्या नाम दिया गया? बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स से लिया गया भारतीय मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को। पहला पॉइंट, मूल अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस रूप में है? तो बिल ऑफ राइट्स के रूप में है। अगला पॉइंट आपके लिए, संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण भी भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, मूल अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? हमारा न्यायालय, जो कि एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है हाई कोर्ट। और जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है, वो मूल अधिकारों का रक्षक नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। और दूसरा कोई भी न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट जो मूल अधिकारों को रक्षा करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा किस आर्टिकल के तहत करता है? 32 के तहत। हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों की रक्षा करती है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करती है। और इसके लिए 5 प्रकार के रीट जारी करती है। कितने प्रकार के रीट जारी करती है? 5 प्रकार के। सुप्रीम कोर्ट भी 5 रीट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट भी 5 रीट जारी कर सकती है। अगर आपका मूल अधिकारों का हनन होगा, किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, तो वो कहाँ जाएंगे? कोई जिला कोई जज में नहीं, वो सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वो हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 226 का यूज होगा, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 का यूज होगा। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दोनों का आर्टिकल को याद रखिएगा। कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं? तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? जी हाँ, संशोधन हो सकता है, क्योंकि संविधान में जब संशोधन हो सकता है 368 के तहत, तो मूल अधिकारों में भी संरक्षण हो सकता है। वो 2 कौन से मूल अधिकार हैं जो कि आपातकाल के समय भी उसका निलंबन नहीं होता है? 2 ही मूल अधिकार हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352, आर्टिकल 352 के तहत जो देश में इमरजेंसी लगती है, उसके तहत सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जो निलंबित नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, याद रखिएगा। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 2 ऐसे मूल अधिकार हैं जिसका निलंबन कभी नहीं हो सकता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, जब तक व्यक्ति दोष सिद्धि नहीं हो जाएगा तब तक उसे संरक्षण दिया जाएगा। दोष प्रूफ हो जाएगा तभी उसे दोषी माना जाएगा ना। और दूसरा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसका आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब भी ये निलंबन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3। संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग में जो तीसरा भाग है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार से है। यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। कहाँ से? आर्टिकल 12 से 35। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भाग 3 में किस आर्टिकल में? 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। और इसीलिए भाग 3 को, जिस प्रकार भाग 3 में हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, इसीलिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है? भाग 3 को। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। अब मौलिक अधिकार क्या है, इससे और कितने मौलिक अधिकार हैं, और एक एक आर्टिकल के बारे में हम लोग देखेंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से मेन फैक्ट को। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 प्रकार के। पहले कितने थे? 7। जब संविधान लागू हुआ तब 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है जिसका नाम क्या था? संपत्ति। संपत्ति का मूल अधिकार को हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया? 1978 में, याद रखिएगा। 1978 में हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है।
44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया गया है। तो संविधान जब लागू हुआ, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7। अभी कितना है? 6। कब हटाया गया? 1978 में। किस संविधान संशोधन से? तो 44वां संविधान संशोधन से। उस मूल अधिकार का नाम क्या था जिसको हटा दिया गया? संपत्ति का मूल अधिकार। चलिए अब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के एक एक आर्टिकल को देखेंगे क्या है। तो आर्टिकल 12 सबसे पहले देख लें। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या है इसकी परिभाषा दी गई है, क्योंकि राज्य ही तो मूल अधिकार को कि राज्य के खिलाफ ही तो मूल अधिकार मिले हैं, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। और दूसरा है मौलिक अधिकारों के असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मौलिक अधिकारों का कब कर सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में है। अब 6 जो मूल अधिकार है उनको आप देख लें। समता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर आपका है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं और ये सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किस प्रकार के अधिकार हैं? समता का अधिकार। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा समता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच। आर्टिकल 14 क्या है? कानून के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष देश के सभी व्यक्ति समान है। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 14 में कहा गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध, यानी इनके आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 कहता है रोजगार के अवसर में अवसर की समानता, यानी रोजगार जो मिलेगा वहाँ पे, यानी कोई वैकेंसी निकलती है, सभी के लिए अवसर की समानता रहेगी। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता पहले छुआछूत भेदभाव जो देश में होता था निचली जातियों के साथ, उसको अंत करने के लिए उसको अपराध घोषित किया गया है और आर्टिकल 17 बनाया गया है। उपाधियों का अंत। उस समय जैसे कि अंग्रेज शासनकाल में बहुत सारे लोगों को कह सकते हैं अंग्रेजों की मदद करने के कारण, अंग्रेजों के विश्वासी होने के कारण उन्हें उपाधि दी जाती थी, राय बहादुर है ना वगैरह उपाधि दी जाती थी। इसके कारण लोगों में कह सकते हैं समानता की जो भावना था संविधान का, उसको चोट पहुंचता था, इसीलिए उसको अंत कर दिया, उपाधियों का अंत कर दिया। और अब आर्टिकल 19 से लेकर 22, 19 से लेकर 22 तक, ये हमारा किस प्रकार का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 किस प्रकार का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता छिपी हुई है। इसी में क्या, कौन सी स्वतंत्रता छिपी हुई है? प्रेस की स्वतंत्रता। आपसे पूछा जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में निहित है? तो आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध अगर किसी ने किया है, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको संरक्षण दिया जाएगा, यानी तब तक उसको सजा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है ना, जीवन जीने की उसे स्वतंत्रता है, उसके इस अधिकार से कोई भी उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21A क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। इसे बाद में जोड़ा गया है, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षा का अधिकार है, 2002 में इसे जोड़ा गया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया है 2002 में। इसके तहत क्या गया? 14 साल से कम, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे ऐड किया गया है, आर्टिकल 21A। क्योंकि देखिए जीवन जीने का जो अधिकार है, तो शिक्षा के बिना आज के समय में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसीलिए आर्टिकल 21A को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। 21 की जगह 21A जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 22 क्या है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर कह सकते हैं गिरफ्तारी और उसको बंधक बनाए रखने से संरक्षण प्रदान किया गया है।
अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24। शोषण से बचाने के लिए ये 2 अधिकार है ताकि व्यक्ति का शोषण न हो। इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, मनुष्य का कह सकते दास प्रथा, इसको समझ लें। मानव के दुर्व्यापार यानी दास प्रथा और बलात्श्रम जबरदस्ती बेगारी लेने से कह सकते रोका गया है। पहले होता था कि जो बड़े वर्ग होते थे वो निम्न तबके को जबरदस्ती काम करा के उससे बलात् श्रम कराते थे और उससे पैसे भी नहीं देते थे, उसका पारिश्रमिक नहीं देते थे। इस पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 23 है। और फिर आर्टिकल 24 के कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं लिया जा सकता है, ये आर्टिकल 24 कहता है। क्योंकि इससे अगर ऐसा होता है तो उसका फंडामेंटल राइट का हनन होगा, फिर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो। अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर 4 प्रकार के अधिकार हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28। 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 कहता है किसी व्यक्ति को जो धर्म अपनाना है वो उसे खुले दिल से अपना सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और अपने धर्म की प्रचार भी कर सकता है, कोई उसमें उसको रोक नहीं सकता है। आज मान लीजिए आप हिंदू हैं, कल मन हुआ हम मुस्लिम बन जाएंगे, मुस्लिम बन जाइए। परसों मन हुआ कि हमने क्रिश्चियन बन जाए, क्रिश्चियन बन जाइए। फिर बौद्धिस्ट बन जाइए, कोई आपको रोक नहीं सकता है क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, यानी अगर हमने किसी धर्म को अपना लिया, उस धर्म के उन्नति के लिए हम प्रबंधन कर सकते हैं, उसके मैनेजमेंट उसके लिए व्यवस्थापित कर सकते हैं, इससे हमको कोई रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 27 कहता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता, यानी किसी धर्म की उन्नति के लिए अगर आपसे कोई पैसा डिमांड करे, यानी टैक्स लिया जाए, कर लिया जाए, जिसको कहते हैं चंदा, धार्मिक चंदा, इसके लिए भी आपको स्वतंत्रता है। जैसे आपसे अगर कोई चंदा मांगने आता है धर्म के नाम पर, आप उसे ना करें तो वो फिर बाध्य नहीं कर सकता है, आपसे कोई धार्मिक चंदा जबरदस्ती नहीं ले सकता क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता। कुछ विशिष्ट रूप से शैक्षणिक संस्थान है जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उसमें आप भाग भी ले सकते हैं। लेकिन वैसे शैक्षणिक संस्थान जो कि जहाँ सरकारी खर्च होता है, सरकार का 1 रुपया भी अगर संस्थान में लगा है, वहाँ आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 28 कहता है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ पर 2 आर्टिकल है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी में 2 आर्टिकल। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा यानी अल्पसंख्यक अपना धर्म, भाषा, संस्कृति को संरक्षित रखेंगे और इसके लिए उसको पूरी आज़ादी दी गई है ना। आर्टिकल 30 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर अल्पसंख्यक अपने भाषा की उन्नति के लिए, अपने संस्कृति के लिए वो अपने स्तर से मैनेजमेंट करके शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकती है और प्रशासन उसका खुद से वो चला सकती है। यानी अल्पसंख्यक जो समुदाय है, यानी जिसकी संख्या कम है, वो अपने संस्कृति को बचाने के लिए और अपने आप में अपने समाज की शिक्षा को बढ़ाने के लिए वो स्वतंत्र है, उस दिशा में वो कार्य कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि संविधान के तहत आपको जो मौलिक अधिकार मिले हैं, अगर इसको बचाने का अधिकार ही नहीं मिला तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत आपके संवैधानिक जो मूल अधिकार मिले हैं उसका संरक्षण होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से। तो वही संवैधानिक उपचारों का जो संरक्षण का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। इसके तहत क्या होता है? व्यक्ति कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मूल अधिकारों का संरक्षण के लिए आवाज़ उठा सकता है। इसी में आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके खिलाफ वह आवाज़ उठाता है। आर्टिकल 33 क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सुरक्षा बलों आदि पर लागू करने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति, यानी मूल अधिकार जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी नागरिकों को प्राप्त है, तो सुरक्षा बल में जो लगे हैं उनके लिए कुछ विशेष उपाय करने का प्रावधान संसद को शक्ति है कि उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि उस देश को सुरक्षित रखने का उनके ऊपर दायित्व होता है। तो अगर वो मूल अधिकार के लिए सरकार से लड़ेंगे या मूल अधिकारों के हमेशा डिमांड करेंगे तो फिर सुरक्षा
व्यवस्था का जिम्मा किसके कंधे पर रहेगा। इस चीज़ों को देखते हुए संसद को अधिकार दिया है कि आप सुरक्षा बलों के लिए कुछ विशेष नियम बना सकते हैं। आर्टिकल 34 क्या कहता है, अगर किसी क्षेत्र में कह सकते हैं कि सेना का शासन लागू हो, तो वहाँ पर भी मूल अधिकारों का तो आंतरिक रूप से कह सकते हैं, आंशिक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है व्यक्ति पर। वो आप पूरी तरह मूल अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएँगे। जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में था या असम में बॉर्डर इलाके में है, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था। तो इसी प्रकार जम्मू कश्मीर हो या जहाँ पे सेना का शासन लागू हो, उस क्षेत्र में व्यक्ति का मूल अधिकारों पर कंट्रोल या कह सकते हैं उसको कम किया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान करके रखा गया है। आर्टिकल 35 क्या कहता है, इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान, यानी अगर मूल अधिकार प्रभावी नहीं है तो इसे प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल 35 में लिखा गया है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास, जहाँ पे हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें मिला है। तो मौलिक अधिकारों के क्लास में आज इतना ही, और मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। ऐसे ही जेट एग्जाम 2024 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी टिल एग्जाम तक। अब ये क्लासेस चलेगी। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, बिल्कुल फ्री में आप हमेशा जुड़ कर क्लासेस कर सकते हैं, और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और सारे क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। एवरी डे इवनिंग में आपको क्लासेस मिल जाएगी। पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, और पेपर 2 में आपकी हिस्ट्री की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी, और सारे क्लासेस फ्री है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।